कंट्रोल शेड में ही मिल सकते हैं, ओपन में नहीं मिलता। लॉसेस आप लोगों से शेयर किए कि वेयर आई एम रॉन्ग। डेयरी फार्मिंग में आज वीडियो ट्यूटोरियल है वो टनल वेंटिलेशन बमुकाबला ओपन वेंटिलेशन डेयरी फार्मिंग है। इस मौजू पर मेहमान जनाब वकास खान साहब हैं जो कि अरसा 10 साल से सरगोदा में पाक डेयरी के नाम से ओपन वेंटिलेशन का डेयरी फार्म चलाते रहे हैं और अरसा 4 साल से टनल वेंटिलेशन में दोहा डेयरी फार्म के नाम से एक फार्म की मैनेजमेंट करते रहे हैं। दोनों किस्म के सिस्टम के बारे में सवालात करते हैं। ये जो आपने 10 साल ओपन वेंटिलेशन सिस्टम किया और 4 साल से आप माशाल्लाह टनल वेंटिलेशन सिस्टम कर रहे हैं, आप बताएं कि आपने क्या फ़र्क महसूस किया है दोनों सिस्टम्स में? 25 साल पहले जब पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल डेयरीज का आगाज़ हुआ तो लोगों ने ओपन वेंटिलेशन का इंतखाब किया और उससे फिर मुतवक्का नताइज हासिल ना हो सके क्योंकि जो गाय जो थी वो हीट टॉलरेंस नहीं थी। तो फिर एक नया कंसेप्ट मंजर आम पर आया जिसका डेयरी कंट्रोल शेड था। उसको फिर हमने पुरानी गलतियों को दोहराए बगैर डेयरी कंट्रोल शेड नया लगाया और उससे हमारे मुतवक्का नताइज हमें हासिल हुए। उसमें 3 चीज़ें थीं जो डेयरी के बुनियादी असूल थे। उसमें एक अच्छी खुराक, अच्छा माहौल और अच्छी नस्ल, इन तीनों को बैलेंस किया और हमने अपने मुतवक्का नताइज हासिल किए। पैदावार में कितना फ़र्क महसूस किया दोनों सिस्टम्स में? ओपन वेंटिलेशन में रहे तो हमारा जो एवरेज रहती थी 22-23 लीटर पर लैक्टेशन जो थी, उसके अगेंस्ट हमने कंट्रोल शेड का यूज़ किया उसमें हमारी एवरेज 28-29 आई और उसमें हमें एक तो टाइम पे रिप्रोडक्शन हमें मिलती गई, मेडिसिन का खर्चा कम था। एनिमल गर्मी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो गाय का जो इनटेक है फीड का वो बहुत कम है। जो अब गाय जब खुराक पूरी नहीं खाती तो फिर उसके मुताबिक दूध नहीं देती। जब हमने इसको डेयरी कंट्रोल शेड में लिया उसको उसका डिज़ायर्ड माहौल उसको मिला, कंफर्ट जोन में चली गई, उसने फीड इनटेक पूरी ली। जब फीड इनटेक जब पूरी हुई उसने उसके मुताबिक अपना दूध दिया और उससे गाय हेल्दी थी, रिप्रोडक्शन भी बेहतर आनी शुरू हुई और जो हार्मोनल इम्बैलेंस आते थे गर्मियों में वो हमें फेस नहीं करने पड़े। मेडिसिन का खर्चा कम हुआ, टाइम पे प्रेगनेंसी आती गई और हमें सही रिजल्ट। नॉर्मली देखा जाए पाकिस्तान के अंदर 8 माह गर्मी रहती है और उस 8 माह के हमारा जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता था वो नवंबर से स्टार्ट होता था और जो काविंग एंड सितंबर में जाके स्टार्ट होता था। जनवरी में हमारी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स आते थे और काविंग जो नेक्स्ट सितंबर में आती थी। ये देखा कि गर्मियों में दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, शॉर्टेज होने की वजह से हमें प्रेगनेंसी जो हमने स्टार्ट की वो हमने अगस्त सितंबर में भी हम करते गए। मतलब 2-3 माह पहले हमारी प्रेगनेंसी अचीव होती गई और उसकी काविंग मई जून में आना शुरू हुई और हमारा दूध बड़े अच्छे अमाउंट में बिकना शुरू हुआ, उसकी अच्छी प्राइस मिलती थी। और डिपेंड के मतलब कि अगर हमें गर्मियों में भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है प्रेगनेंसी का और हमारी गर्मी में दूध गाय ज़्यादा देती है कंफर्ट जोन होने की वजह से, तो इसमें मुनाफा तो काफ़ी नज़र आया उसमें। ये होगा कि लास्ट 2 ईयर से जो है लंपी स्किन का काफ़ी अटैक हुआ, लंपी स्किन वगैरह। अब कंट्रोल शेड का फ़ायदा ये था कि एयर फ्लो काफ़ी तेज़ होता है जिसमें वो फ्लाइज वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो निकल जाती हैं उस सिलसिले से। जब गाय को फ्लाइज तंग नहीं करती, गाय जो है वो अपना कंसंट्रेशन पूरा मिल्क रूमिनेशन पे देती हैं और उससे फिर एक तो दूध का जो TS वगैरह टोटल सॉलिड्स वो पूरे हुए और टिक फीवर नहीं हुआ, बैफ नहीं आई हमें और ना ही हमें कोई लंपी स्किन का अटैक हुआ। कंट्रोल शेड के अंदर लेबनेस आती है, शुरू पहले साल हमें भी आई, लेकिन जब हमने डिस्कस किया कंसल्टेंट से तो हमारी खुराक की बैलेंस थी। उसमें जब उन्होंने स्टार्च वैल्यू को कंट्रोल किया अकॉर्डिंग टू मिल्क फार्मूलेशन तो pH ठीक की उन्होंने, तो लेमनेस के इश्यूज खत्म हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि कंट्रोल शेड की वजह से कोई लेमनेस का इशू। इकोनॉमिकली आपको कौन सा बेहतर लगा, खर्चे और अखराजात
اور آمدنی کے حوالے سے؟ اس میں جو سیم ایکسپینسز کے اندر بجلی کی کاسٹ سیم ہے. یہ غلط ہے کہ کنسیپٹ چلا ہوا ہے کہ کنٹرول شیڈ کے بل زیادہ آتے ہیں. اچھا. لیکن مجھے 6 لیٹر زیادہ ملا, آلموسٹ 30% زیادہ. پھر اس سے پہلے جو ہمارے اوپن شیڈ میں جو ایک ہمارا کنسیپٹ تھا, یا بلکہ میں نے فیل بھی کیا, ہمیں صرف پروجنی بچتی تھی اوپن شیڈ میں جتنی بھی محنت کرے. لیکن کنٹرول شیڈ میں آنے سے یہ ہوا, ہمیں پروجنی کے ساتھ ساتھ ہمیں ملک سے بھی بچت آنی شروع ہوئی. 6 لیٹر ایکسٹرا. ہاں 6 لیٹر سیم ایکسپینسز پہ. میڈیسن کی کاسٹ بھی بچت آ گئی, وہ ایک الگ. پھر ڈیزیزز بھی کم ہوئی, اور ریپروڈکشن بھی ٹائم پہ ملی. ڈیزائرڈ منتھس میں ہم خود ہی کنٹرول کرتے تھے. نہیں ہے وہ ایک پریشانی تھی, آج گئے ٹک فیور ہو گیا, آج گئے نے بچہ پھینک دیا, وہ ایشوز اس میں نہیں نظر آئے. ڈیری میں اگر کوئی نئے لوگ آتے ہیں یا آلریڈی جو ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے اپنی مثال سے؟ جو نئے آنے والے ہیں ان کو کنٹرول شیڈ میں آنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اندر زیادہ گرمی, 8 ماہ گرمی, تو اس حساب سے ہمیں کنٹرول کی طرف آ کے اپنے ڈیزائرڈ جو ریزلٹس ہیں جو ہم نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں ان فیزیبلٹی, وہ ہمیں کنٹرول شیڈ میں ہی مل سکتا ہے, اوپن میں نہیں ملے. یہ بتائیں کہ سمیڈا کے ساتھ آپ کا کب سے تعلق ہے, اور پاکستانیوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ سمیڈا سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں؟ سمیڈا کی سروسز بڑی خوشائن ہیں, اور تقریباً مجھے 11 سال ہو گئے ہیں. میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو وزٹ کرتا ہوں. آپ کی فیزیبلٹی رپورٹس مجھے کافی ہیلپ کرتی ہیں. اب یہ جو ڈیری کنٹرول شیڈ کا کنسیپٹ آیا, یہ بھی مجھے سمیڈا کی طرف سے آیا, بلکہ آپ لوگوں نے مجھے وہ گائیڈ کیا. جب میں نے اپنے لاسز آپ لوگوں سے شیئر کیے کہ ویئر آئی ایم رانگ, تو آپ لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا, اور وہ کافی مجھے ہیلپ فل ہوا. سمیڈا کی سروسز, اس کی فیزیبلٹیز, ڈاکٹروں سے آپ نے ملاقات کرائی.